गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रथम मिश्रा लेट्स टॉक स्टॉक्स पर। आज इंडियन मार्केट की हम बात करेंगे। उसके बाद फिर एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है ज्वेलरी सेक्टर की हम बात करेंगे, वो है पीएन गाडगिल ज्वेलर्स का। एक महाराष्ट्र, हम उसके बारे में आज के अपडेट के बाद में उससे इसके रिलेटेड थोड़ा सा बात करेंगे। तो आज की मार्केट उठती है, खड़ी होती है, उसके बाद फिर किसी तरीके से आप देखें तो एकदम फ्लैट ख़त्म हो जाती है, ऊपर जाती है, उसके बाद फिर प्रॉफिट बुकिंग आप इससे जो भी बोले, तो एक किस्म से कुछ हो नहीं रहा है। अगर आप एक दो महीने से उठा के देखें तो वहीं पे मार्केट टंगी हुई है, कंसोलिडेट हो रही है। कुछ शेयर्स हैं जो चढ़ गए हैं और कुछ अच्छे रिजल्ट के बावजूद वहीं पे टिके हुए हैं। तो उस हिसाब से हमें थोड़ी मार्केट को देखना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा शेयर प्राइसेस में हमें ग्रोथ इम्पैक्ट हमें आता नहीं दिख रहा है। बहुत ही कम शेयर्स हैं जो कि जा रहे हैं, पर कई वापस भी आ गए। तो उस हिसाब से थोड़ा सा अगर हम देखें तो उसके बाद फिर अगर मार्केट शायद कल बिहार इलेक्शन का वेट कर रहा है और कल शायद एक बड़ा दिन हो सकता है। अगर रिजल्ट्स वहाँ पे हमें थोड़े उल्टे मिलते हैं तो हमें देखने को मिल सकता है कि थोड़ा सा कुछ एक्सपेक्टेड से ज़्यादा कुछ चेंज हो जाए या मार्केट में वॉलेटिलिटी हो जाए। तो उस हिसाब से हमें थोड़ा सा देखने को लग सकता है कि क्या होता है, और मार्केट भी उसी का वेट कर रही है। कल एक अच्छा क्लू मिल सकता है या कुछ हो सकता है मार्केट में, तो वो देखना एक काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा हमें कि कल क्या होता है। पर अगर रिजल्ट जैसे एनडीए जीत रही है वैसे तो हमें थोड़ी सी तेज़ी भी देखने को मिल जाएगी। बट वो तेज़ी क्या सस्टेन होती है क्या नहीं होती है, उस हिसाब से थोड़ा सा देखना पड़ेगा। पर अगर हम बात करें कि टॉप गेनर्स में, तो एशियन पेंट एक अच्छा एक किस्म से शेयर प्राइस में थोड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। और वो है कि वॉल्यूम जो उनकी ग्रोथ आई है वो लगभग 11% आई है, और इंडस्ट्री में लगभग 3 से 4% की एक्सपेक्टेशन हो रही थी। और तो एक किस्म से बिरला ऑपस जो इतना हैवी वेट 10,000 करोड़ का कैपेक्स करके आया था, थोड़ा सा हमें वहाँ पे एक किस्म से एशियन पेंट्स ने डेकोरेटिव सेगमेंट में एक अच्छा परफॉर्मेंस दी। और उस हिसाब से अगर हम देखें तो एशियन पेंट्स का रिजल्ट अच्छा है। और कई ब्रोकरेज हाउस एशियन पेंट्स का जो आप बोलेंगे जो टारगेट प्राइस है जो वो अपना सजेस्ट करते हैं, तो वहाँ पे वो बाय रेटिंग के साथ टारगेट प्राइस को बढ़ा रहे हैं। तो अगर आप ऐसे डिफेंसिव शेयर्स में रहते हैं या फिर कई लोग फंसे हैं, तो आप एशियन पेंट्स के बारे में ज़रूर देख सकते हैं। एशियन पेंट्स का जो वॉल्यूम ग्रोथ आया तो वहाँ से थोड़ा सा आया। फिर बिरला ओपस का जो पिछले पिछले हफ्ते भी हमने डिस्कस किया था कि कैसे उनके सीईओ छोड़ के गए, तो इस हिसाब से जितना वहाँ मार्केट कैप ग्रासिम में घटा था उतना एशियन पेंट्स में बढ़ गया था 5% जब उछाल आया था। तो एशियन पेंट्स के बारे में काफ़ी चीज़ें चल रही हैं। एक इकोनॉमिक टाइम्स का आज एक आर्टिकल भी आया था द किंग्स कम बैक करके। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो क्या ये सही में किंग का कम बैक है, तो वो चीज़ हमें देखना पड़ेगा कि कैसे अब एशियन पेंट्स के आगे रिजल्ट्स आते हैं, और किस हिसाब से अब एशियन पेंट्स ग्रोथ दिखाता है कि नहीं दिखाता है। क्योंकि अभी तक तो वो डी ग्रोथ ही दिखा रहे थे, पर अब जैसे अब ग्रोथ आई है तो अब हिसाब से हमें थोड़ा सा अब देखना पड़ेगा कि काफ़ी एशियन पेंट्स पे अब थोड़ी नज़रें दिखेंगी। उसके बाद फाइनेंस स्टॉक्स में अगर आप देखें एमएसएमई स्टॉक जो लेंड करते हैं उन पे प्रेशर हमें देखने को लगातार मिल रहा है। आईटी कंपनीज में भी थोड़ा मिल रहा है। और थोड़ा सा एक किस्म से इम्पैक्ट अक्टूबर की जो इंडिया की जो सीपीआई आई वो भी सॉफ्ट आई। सॉफ्ट मतलब कम आनी, और कम आनी मतलब एक बेहतर होता है। उससे थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट के भी आप देखेंगे कि चांसेस बढ़ा दिए इंटरेस्ट रेट कट के इंडिया में, चांसेस बढ़ा दिए। यूएस में अभी दिसंबर का रेट कट है वो शायद हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। अभी जो मार्केट में फ्यूचर्स, जो यूएस के फ्यूचर्स मार्केट में जो एक्सपेक्टेशंस आ रही हैं उस हिसाब से शायद इंटरेस्ट रेट होगा, कट होगा। पर वो मार्केट डिसाइड करती है, और जैसे जैसे जो जो अगर बहुत बड़ा किसी दिन चेंज आएगा तो हम उसके बारे में इस यूट्यूब चैनल में ज़रूर बात करेंगे और लगातार अपडेट होते रहेंगे। बट जो सॉफ्टवेयर सी पे आए वहाँ से, और आप देखेंगे तो रुपए फिर वापस से थोड़ा सा कमज़ोर हुआ है 88 पॉइंट्स पर। वो वहीं पे लगातार बना हुआ है। अगर आप 88.87 ऐसे ही 65 उसी हिसाब से थोड़ा सा बना हुआ है। तो वो हमें देखना होगा। पर ग्रो का इस बार भी, ग्रो आज भी जो आईपीओ आपका लिस्ट हुआ डे 2 पे भी अच्छा हुआ, और हमें वो एकदम क्लासिक, हमने कल भी बात करी थी कि हमें वो बजाज हाउसिंग फाइनेंस जैसा थोड़ा शुरुआत के एक दो दिन लग रहा है कि
कंपनी अच्छी है, अच्छी ग्रोथ है, सब कुछ है, वैल्यूएशन थोड़ा सा ओवर स्ट्रेस टेरिटरी में आ चुका है, और लगातार वहाँ से जैसी वो ग्रोथ आ रही है कि कोई सेल करने को रेडी नहीं है, सीधे ग्रोथ जा रही है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो वैसा ग्रो का आईपीओ, ग्रो के शेयर सब चल रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो अगर आप देखें तो एक किस्म से आरबीआई की जो अब एक्सपेक्टेशन अब बन जाएगी दिसंबर में कि रेट कट होता है कि नहीं, ऑल्दो वो एक महीने दूर है। बट अगर हम आगे बात करते हैं कि अमेरिका की बात करते हैं, तो अमेरिका में शटडाउन अब खुलने वाला है। अब शटडाउन खुलेगा, इकोनॉमिक बढ़ेगी, तो जो एक्सपेक्टेशंस थी मार्केट में कि निगेटिव जीडीपी Q3 की होगी, उस हिसाब से थोड़ा सा अब चीज़ें बढ़ेंगी, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी थोड़ा बढ़ेगी। तो आप देखें डाउ जोन्स ने अपना हाई हिट कर दिया है, S&P भी बढ़ा था, पर नैस्डैक थोड़ा गिर रहा है। नैस्डैक गिर रहा है एक थोड़ा एआई टेक में जो है कि करेक्शन आप बोल सकते हैं कि है, कि गिर रहा है, हमें भी नहीं पता अभी तो। बट उस हिसाब से अगर हम देखें तो काफ़ी एक किस्म से थोड़ा प्रेशर बन रहा है। और एक जो इसके पोस्टर बॉय जो अभी बन रहे हैं, जो इस जो करेक्शन है उसको लीड कर रहे हैं, वो है माइकल बरी। और माइकल बरी ने कई चीज़ें, उनके एक तो लगभग उनके पास 50 लाख शेयर शॉर्ट हैं पेलेंटियर के, और लगभग एनवीडिया के भी उनके पास 10 लाख शेयर शॉर्ट है, शायद ऐसा ही कुछ है। और पुट होता है कि जब आप पुट खरीदते हो, मतलब कि आप लेवरेज पे या उधारी पे आप उस शेयर को सेल करके बैठ चुके हो, मतलब मतलब जितना वो शेयर गिरेगा आप उसका कई गुना मुनाफा कमाते चले जाएंगे। तो ये होता है। और माइकल बरी कौन है अगर आप नहीं जानते, तो माइकल बरी ने 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में पहले उन्होंने 2007-2006 के एंड से पोजीशन बनानी चालू कर दी थी बबल क्रैश, यूएस मार्केट क्रैश के लिए। और वो उस हिसाब से वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं उसी के लिए, माइकल बरी। और उन्होंने पिछले साल भी अपना पोर्टफोलियो पूरा खाली कर दिया था। और इसी साल आफ्टर टैरिफ के बाद, जब ट्रम्प ने टैरिफ लगाया था, तो उसके बाद उन्होंने अपना पोर्टफोलियो खाली कर दिया था। उन्होंने बहुत ही लग्जरी यूरोपियन ब्रांड्स की 80% अपना पोर्टफोलियो, 50 या 80% अपना पोर्टफोलियो उसी में डाल के उन्होंने रख दिया था। तो इस हिसाब से वो बेट कर रहे हैं। और उनका कहना है कि उन्हें थोड़ी अकाउंटिंग में दिक्कत लग रही है कि जो एआई स्टॉक्स हैं वो थोड़ा अकाउंटिंग में मैनिपुलेशन कर रहे हैं। तो उस हिसाब से उन्होंने अपना थ्योरी और थीसिस दी है। और वो उनकी जो कंपनी चलती है, जो फंड हाउस है, वो स्क्योन है, और आज शायद वो उसको बंद भी कर रहे हैं। बट तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो उन्होंने बोला कि अकाउंटिंग में जो है वो दिक्कतें चल रही हैं काफ़ी आपकी एआई कंपनीज़ में। और उन्होंने बोला है कि जो चिप्स होती है, चिप्स की साइकिल उतनी बड़ी नहीं होती है जितनी इनकी अकाउंट बुक्स में है। तो अकाउंट बुक्स में अगर आप देखें तो डिप्रिशिएशन लगता है, तो आपको अगर उसकी लाइफ साइकिल कम है एक चिप की, तो आपको जो डिप्रिशिएशन है वो ज़्यादा देना पड़ेगा। तो अगर आप डिप्रिशिएशन ज़्यादा दोगे तो मतलब जो आपके लॉसेज हैं या प्रॉफिट्स है वो घट जाएंगे तुरंत के तुरंत। पर अगर आप डिप्रिशिएशन ही कम दोगे तो आप देखोगे कि आपके जो प्रॉफिट्स है वो कम घटेंगे डिप्रिशिएशन के कारण, और प्रॉफिट आपको बैलेंस शीट में बहुत ज़्यादा दिखेगा। तो उस हिसाब से, और वैल्यूएशन जिस हिसाब से एक क्रेजी वैल्यूएशन पे जो चीज़ें ट्रेड कर रही हैं, तो आप देखेंगे कि वैल्यूएशन उसके कारण बहुत ज़्यादा चीज़ें बढ़ी हुई हैं। और एक किस्म से पूरा ये साइकिल चल रही है। हमने ये चीज़ पहले भी मेंशन करी हुई है कि कैसे एनवीडिया एक चिप एक कंपनी में जाके शेयर्स खरीद लेता है, उसमें स्टेक ले लेता है, फिर उसी पैसे से वो एनवीडिया को ऑर्डर दे देते हैं। तो ये जो पैसा घूम रहा है, फिर आप देखेंगे कि एक को ऑर्डर मिलता है, एक देता है, और दोनों की मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है। तो इस हिसाब से ये जो चीज़ें चल रही हैं वो हो रही हैं। बट दिस इज़ गोना बी इंटरेस्टिंग रेस, क्योंकि अगर इतना कैपेक्स आ रहा है मार्केट में, लगातार इतना कैपेक्स हो रहा है, तो कैपेक्स हो रहा है वो तो सही है, बट इसमें कोई अब बड़ा निकल जाएगा, कोई यहाँ से क्रैश करेगा, और 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, वो तो हमें नहीं पता। बट मेरे हिसाब से जितनी कंपनियां सब चल रही हैं, सब तो ऊपर अपने पे नहीं पहुंचेंगी, कई यहाँ से नीचे गिरेंगी, कई ऊपर चली जाएंगे। तो उस हिसाब से जो यूएस की कमेंट्री, अगर आप यूएस में इन्वेस्टेड हैं स्टॉक्स में, तो थोड़ा हमें एआई रिलेटेड स्टॉक्स के लिए काफ़ी विजिलेंट रहना पड़ेगा कि
कि क्या चल रहा है वहाँ पे, आप एक पेलेंटियर का शेयर ज़रूर देख सकते हैं। हमने काफ़ी पेलेंटायर के बारे में हमने काफ़ी बात कर रखी है अपने यूट्यूब चैनल में। आप हमारे पुराने यूट्यूब चैनल भी पुराने वीडियोस भी देखेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि हमने पेलेंटायर के बारे में काफ़ी बात करी है। और हमने पहले ही बोला कि पेलेंटायर कैसे, जब पेलेंटायर $200 के भी पार्ट चल रहा था, कि कैसे आपका पेलेंटायर एक एक आपको बेल वेदर है कि आपको सबसे पहले बता सकता है कि एआई स्टॉक्स में क्या चल रहा है, क्योंकि वो एक फेस है पेलेंटायर और एनवीडिया इस एआई बुल रन रैली के। तो आपको उस हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। और अगर पेलेंटायर के सीईओ देखें तो उनसे कई बारी माइकल बरी के बारे में पूछा गया है, तो उन्होंने उनको, एलेक्स कार्प इनका नाम है सीईओ का, तो उन्होंने उनके स्टैंड को क्रिटिसाइज़ किया है। पर ठीक है, दोनों अपने अलग अलग बिजनेस में है। एक एक चिप बना रहा है, एक ट्रेडिंग कर रहा है, तो उस चीज़ को हम वैसे ही छोड़ सकते हैं। पर जो माइकल बरी, आप उनकी एक मूवी ज़रूर देख सकते हैं, बिग शॉट करके है, उन्हीं पे बनी है माइकल बरी पे बिग शॉट। तो जिनको इंटरेस्ट है तो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में पर जानना है आपको उसके बारे में और माइकल बरी के बारे में, तो आप ज़रूर जाके बिग शॉट देख सकते हैं। इट्स अ गुड मूवी। उसके बाद फिर अगर हम बात कर ले कि आपके पीएन गाडगिल ज्वेलर्स के बारे में। पीएन गाडगिल ज्वेलर्स का रिज़ल्ट आया है और वो काफ़ी एक किस्म से हम बोल सकते हैं कि बहुत ही कई मायने में काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट हमें देखने को मिला है। तो पीएन गाडगिल ज्वेलर्स बेसिकली है क्या? पीएन गाडगिल ज्वेलर्स एक किस्म से लेगेसी फैमिली रन ज्वेलर बिजनेस है, जो कि लगभग 180 या 200 साल से इस बिज़नेस में है और वो बेसिकली पुणे में बेस्ड है। तो पुणे में बहुत ही इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है। पिछले साल इनका आईपीओ आया था। अगर हमें पिछले साल लगभग इनका आईपीओ आया था। उसके बाद एक लेगेसी स्टोर है, बहुत ही ज़्यादा इंडिया में फैले नहीं हुए हैं। शायद मुंबई, पुणे में बहुत स्टोर्स है, मुंबई में है और शायद नागपुर में है थोड़ा बहुत। और अब इन्होंने 2 स्टोर्स एक्सपैंड करने के लिए इंडिया भर में चालू किया है। तो अब इन्होंने एक स्टोर लखनऊ जाके खोला और दूसरा स्टोर कानपुर जाके खोला है, वो भी इसी नवरात्रि में जाके उन्होंने उसकी ओपनिंग करी है। तो उसके बाद जो रिज़ल्ट आया है वो एक बहुत ही शानदार रिज़ल्ट आया। तो अगर हम इनका देखें तो पिछले साल एक चीज़ अगर आप इनके रिजल्ट्स में देखेंगे तो एक चीज़ इस बारी के रिजल्ट से थोड़ा सा हमें डिडक्ट करना पड़ेगा, वो है कि पिछले बारी तक ये रिफाइनरी भी करते थे प्रोडक्ट्स की, तो वो इनका हुआ करता था, पर वो उसमें पैसा नहीं बनता था, वो बहुत ही लो मार्जिन बिजनेस था। तो इस साल से उन्होंने उसको हटा दिया है कि हम वो काम नहीं करेंगे। तो अगर आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उसमें वो चीज़ है। पर अगर हम एक्सक्लूडिंग रिफाइनरी देखेंगे, क्योंकि अब रिफाइनरी का काम बंद हो रखा है, तो लगभग 31% का वहाँ पे ग्रोथ आया है। और अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट देखेंगे तो लगभग 91% बढ़ा है, पर इसमें अदर इनकम भी है थोड़ी सी। पर अगर हम एबिटा मार्जिन इनका एबिटा देखेंगे तो वो लगभग 117% से बढ़ा है। और अगर हम प्रॉफिट भी देखेंगे तो लगभग 127% से बढ़ गया है। तो अगर आप देखें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजल्ट आए हैं पीएन गार्डियल के, एकदम आउट ऑफ द बॉक्स रिजल्ट है, होम रन हो गया है, ऐसा रिजल्ट आया है पीएन गार्डगिल का। तो इस हिसाब, एक बहुत ही छोटी कंपनी है, ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। पर अगर मैं फाइनेंशियल्स उसके देख लेते हैं, अगर 9,000 करोड़ की लगभग कंपनी है। अगर आप आरओई अगर इनका देखेंगे तो इनका आरओसी तो 19.4 चल रहा है और आरओई अगर देखेंगे तो 21% पे चल रहा है। तो इस हिसाब से पी रेशियो अगर हम देखेंगे तो 30-31 के पी पे ये कंपनी ट्रेड कर रही है। और उस हिसाब से इतना तगड़ा ग्रोथ आ जाना, तो वहाँ से, और मेन बात है कि एक्सपेंशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं उस चीज़ पे। तो अगर हम देखें कि एक्सपेंशन की अगर हम इनकी बात कर ले तो लगभग अब इनके 63 स्टोर्स हैं और लगभग 8 स्टोर इन्होंने अभी Q2 में ही खोल दिए हैं। तो इसमें ये कोको और फोको मॉडल दोनों में चलते हैं, फ्रेंचाइजी ओन और कंपनी ओन दोनों पे ही चलते हैं। तो 47 इनके कोको हैं जो कि कंपनी ओन्ड होते हैं और 16 जो है वो इनके फ्रेंचाइजी ओन है। और लगभग 32 शहरों में ये फैल चुके हैं एक किस्म से। और अगर हम इनके बाकी मेट्रिक्स देखें तो सेम ट्रिपल एस जी जो होता है, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो होता है वो लगभग 28% क्वार्टर ऑन क्वार्टर
बढ़ा है और एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू, ये सबसे हमें उतना फ़र्क नहीं पड़ता। बट जो अगर हम बात करें इनका, जो बहुत ही एक अच्छी चीज़ है जो इनको एक सेट अपार्ट कर देती है, वो अगर हम बात करें तो वो है इनकी कैश कन्वर्जन साइकिल में। अगर कैश कन्वर्जन साइकिल हम इनकी देखें तो लगभग 100 दिन के आसपास की बनती है। और 100 दिन के आसपास की अगर आप कल्याण को देखेंगे, सेनको को देखेंगे, वो बहुत ही ज़्यादा है। तो कैश कन्वर्जन होती है कि आप कैश से चालू किया, आपने उसका रॉ मटेरियल खरीदा, आपने उसकी ज्वेलरी बनाई, आपने उसको इन्वेंट्री में रखा, फिर आपने उसको बेच दिया और आपने उसका कैश इकट्ठा कर लिया। तो जैसे ही आपके पास कैश वो वापस आ गया है, उसको एक साइकिल बोलेंगे। तो आपने कैश को यूज़ करके आपने रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल से आपने अपना प्रोडक्ट बना दिया, आपने प्रोडक्ट को बना के उसको इन्वेंट्री में सजा दिया, अपने स्टोर रूम, अपने स्टोर्स में सजा दिया है। अब वो स्टोर से निकल के पब्लिक कस्टमर के हाथ में जा चुका है, आपने उससे पैसा इकट्ठा कर लिया और आपके हाथ में दोबारा से कैश आ गया। तो कैश निकला और कैश आपके हाथ में पहुंचा, इस एक साइकिल में कितना दिन लग रहा है, इसको हम बोलते हैं कैश कन्वर्जन साइकिल। तो ये कैश कन्वर्जन साइकिल इनकी लगभग 100 दिनों की है। तो लगभग 100 दिनों की है का मतलब है कि वो एक ही, मतलब एक सेट ऑफ, अगर इनके पास 1 करोड़ है तो वो इस 1 करोड़ से लगभग 3.5 करोड़ रुपए का धंधा कर लेते हैं। तो इस कारण से अगर हम देखें तो इनका इन्वेंट्री जो टर्नओवर है वो लगभग 3.2x हो जाता है। तो उस हिसाब से हमें देखना पड़ेगा, ये इनका बहुत ही स्ट्रांग है, इतना ना कल्याण का है ना सेनको का है। उस हिसाब से हमें थोड़ा सा देख लेंगे कि बहुत ही एक एफिशिएंट मैनेजमेंट है इनका, जो कैश फ्लोज अगर आप देखेंगे तो। उसके बाद फिर इन्होंने जो एक लॉन्च ऑफ एक लाइट स्टाइल किया है, लाइट स्टाइल नाम से एक इन्होंने अपना एक छोटा सा ब्रांड लॉन्च किया है बाय पीएनजी करके। और इसमें ये क्या करेंगे, ये लगभग 18 कैरेट और 22 कैरेट की ज्वेलरी बना के भेजेंगे और वो थोड़ा मॉडर्न ट्रेंडी ज्वेलरीज ये सेल करेंगे, जो कि इन्होंने टारगेट रखा है लगभग 25 से 35 साल वालों के लिए। तो 4 लाइट स्टाइल स्टोर्स भी इन्होंने लॉन्च कर दिए हैं और उसमें ये थोड़ा सा एक एक पीएन गार्डल जो है वो थोड़ा यंग में पहुंचेगा। और अगर हम ऑपरेटिंग कैश फ्लो, ये सब बहुत ही ज़्यादा इनका स्ट्रांग है, तो उस हिसाब से ये चीज़ देखेंगे तो प्रॉफिट डबल हो चुका है। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो रिजल्ट्स काफ़ी स्ट्रांग हमें आए हैं। पर अगर हम थोड़ा सा ज्वेलरी मार्केट की बात कर लें, ज्वेलरी सेक्टर की बात कर लें कि इंडिया में क्या चल रहा है और ज्वेलरी सेक्टर का कितना उम्मीद है एक किस्म से आगे बढ़ने की, तो अगर हम बात करें तो लगभग 8% के कैगर से ये सेक्टर हमें ग्रो कर रहा है। तो अगर हमें सेक्टर किस स्पीड से ग्रो कर रहा है तो हमें पता चल जाता है थोड़ा सा कि सेक्टर में कितना टेलविंड है और कितना ज़्यादा एक्सेसिव रिस्क से, मतलब कितना लो रिस्क से एक कंपनी एक अच्छा ग्रोथ ले सकती है। क्योंकि आपको अगर बहुत तेज़ी से बढ़ना है तो आपको एक एक्सेसिव रिस्क भी लेना पड़ता है। तो जितनी तेज़ी से अगर सेक्टर आपको मूव कर रहा है, एक किस्म से अगर आपकी ट्रेन ही 20 किलोमीटर से मूव कर रही है और आप उस पर 10 किलोमीटर से और आगे बढ़ते जाएंगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है एक किस्म से। तो उस हिसाब से देखना पड़ेगा। तो उसके बाद फिर अगर हम देखें तो लगभग 8% से अभी इनका जो है वो ग्रो कर रहा है, जो ब्रांडेड रिटेल ज्वेलरी मार्केट है। और वो शायद थोड़ी वक्त के साथ और थोड़ा स्पीड लेगी, क्योंकि ब्रांडेड रिटेल में अगर आप यूएस में देखें तो यूएस में आपके ब्रांड के नाम पे ज्वेलरीज बिकती हैं, डिज़ाइन के नाम पे, वहाँ पे वेटेज के नाम पे नहीं बिकती है। तो उस हिसाब से थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप देखें तो 70% जो आपकी जो ज्वेलरी जो डिमांड आती है उसमें लगभग 50 से 55% आपकी ब्राइडल ज्वेलरी होती है। डेली वेयर का लगभग 35 से 40% आता है। उसके बाद फिर जो बचा है आपका वो ट्रेंड है, वो आपका आप लाइटर फैशन वाली जो ज्वेलरीज होती है वो आपका चलता है। तो उस हिसाब से आप देखें तो पीएन गार्डिल अब इस चीज़ में भी घुस रहा है, तो यहाँ पे एक अच्छी सी ग्रोथ आनी बाकी है। और थोड़ा सा जो डायमंड स्टडेड है, जो आप बोलेंगे कि लैब ग्रोन डायमंड है, वो बहुत तेज़ी से आप देखेंगे तो काफ़ी एक किस्म से तेज़ी से इनका ग्रो कर रहा है। पर वहीं अगर हम बात करें तो कैसे ये उस सेक्शन में कैसे घुस रहे हैं, तो आप इनका फुटफॉल देखेंगे तो 20% से ग्रो कर रहा है। और आप ई कॉमर्स देखें तो लगभग 113% पे ये इनके ई कॉमर्स का ग्रोथ आ रहा है। तो अगर आप 113% बोलते हैं कि ई कॉमर्स में, तो अभी ये घुस रहा है तो नया नया है, और तो यहाँ से काफ़ी तेज़ी से इनका जो है वो ग्रोथ आ रहा है।
और उसके बाद फिर अगर देखें तो फ्रेंचाइजी रेवेन्यू में अगर आप देखें तो 105% से ग्रो कर रहे हैं और ये पूरे देश भर में फैला रहे हैं, तो वहाँ से भी एक रेवेन्यू अच्छी तेज़ी से आप देखेंगे कि आएगा। फिर गोल्ड सेगमेंट में अगर आप देखें तो 24% की वॉल्यूम वैल्यू ग्रोथ आई है, 15% की वॉल्यूम ग्रोथ आई है। सिल्वर में 59% की वॉल्यूम ग्रोथ आई है। और डायमंड सेगमेंट में अगर आप देखें तो 31% की वैल्यू ग्रोथ है। और स्टड रेशियो मतलब आप डायमंड कितना यूज़ कर रहे हो ज्वेलरी में, वो 9% से बढ़ गया है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो एक काफ़ी हर जगह से आप बोलेंगे फायरिंग फ्रॉम ऑल सिलेंडर्स हो रहा है कि जितने भी इनके सेगमेंट हैं सब में बहुत तेज़ी से एक किस्म से ग्रोथ जो है वो आ रही है। अगर हम इनका थोड़ा सा प्रॉफिट देखें तो पिछले बार लगभग इनका इन्वेंट्री लॉस हुआ था 18 करोड़ का, तो इस बार ही अगर हमें देखना है तो हमें थोड़ा सा उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, पर अगर हम उसको एडजस्ट भी कर देते तो 89% का लगभग इनका प्रॉफिट है। अगर हम ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज में देखें तो पूरा जो आप देखते थे जो मोहल्ले में जो सोने की दुकानें होती थी वहाँ से अब थोड़ा सा लोग हट रहे हैं और थोड़ा ब्रांडेड कंपनीज के पास जा रहे हैं। और इन्होंने पब्लिक से रिसेंटली बहुत कंपनियों ने पैसा उठा लिया, सेनको हो गया आपका, और आप देखें पीएन गार्डगिल हो गया, वो बहुत ही तेज़ी से एक्सपेंशन कर रहे हैं। तनिष्क, कल्याण बहुत तेज़ी से एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो वहाँ आप देख रहे हैं कि काफ़ी आपको एक थोड़ा सा भरोसा मिल जाता है उस हिसाब से। और जो ऑर्गेनाइज सेक्टर था वो सिर्फ गोल्ड ज्वेलरी में लगभग 5 से 10% ही हुआ करता था 2000s में, 5% अराउंड। अब वो बढ़ के 40 से 50% आ चुका है अब। तो जो पूरा उन्होंने वहाँ से जो ग्रोथ थी वो खींच ली है, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर की खुद की ग्रोथ थी और जो बाकी उन्होंने उनका भी शेयर घसीट लिया। तो इस कारण से आप देख रहे हैं कि ये जो सेक्टर है, जो ये कंपनीज हैं, लगभग 15-20 साल से जब भी टाइटन लिस्टेड थी या कल्याण जब लिस्ट हुई, इन शेयर्स ने बहुत पैसा बना के दिया है और अभी भी इनकी ग्रोथ उसी हिसाब से चल रही है। और जब से BIS मार्किंग आई है तब से इन सब चीज़ों ने भी उनकी हेल्प किया है। तो पीएन गार्डगिल जो कि लगभग 1832 की कंपनी है, मतलब 186 ईयर्स ऑलमोस्ट, 1832 हो गया था आपका, तो लगभग 6 साल का 194 ईयर्स ऑलमोस्ट अब हो रहा है अगर हम देखें तो इस हिसाब से काफ़ी एक लेगेसी कंपनी है, पर अब जो है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है। इतने सालों से ये सिर्फ एक ही जगह में थे। तो हमने बात कर ली कि कैसे, और इनका जो स्टड रेशियो में भी ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। स्टड रेशियो में अगर हमने देखा तो 9% का आ गया है इनका लेवल और लगभग ये 15% तक पहुंचना चाह रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर हम देखें, और ये ऑल इंडिया भी पहुंचना चाह रहे हैं, तो बहुत ही तेज़ी से इनकी ग्रोथ आ रही है। इस हिसाब से एक गोल्ड गोल्ड का फ्लक्चुएशन जो है वो एक रिस्क माना जाता है कि गोल्ड के प्राइसेस का फ्लक्चुएशन, पर आप देख रहे हैं गोल्ड के प्राइस इतने ज़्यादा बढ़े हैं तो एक ऑल्टरनेटिव्स आ गया। 18 कैरेट, 22 कैरेट, 12 कैरेट, 14 कैरेट की भी तनिष्क बात कर रहा है टाइटन। तो वहाँ पे भी एक किस्म से वहाँ पे भी ऑल्टरनेटिव्स निकल आए कि आप वैल्यू से ले रहे हो, पर जब रेट गिरेगा तो आप देखेंगे लोग फिर निकल के आएंगे और वो वॉल्यूम में बढ़ने लगेगा। तो मेरे हिसाब से गोल्ड का फ्लक्चुएशन से एक किस्म से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। मार्केट ने ऑल दो शेयर्स को बहुत मार के रखा हुआ है इसी एप्रीहेंशन और इसी डर के कारण कि इतने तेज़ी से प्राइसेस जब बढ़े हैं तो इस सेक्टर को क्या होगा, कैसे इनमें ग्रोथ आएगी। बट जो ग्रोथ आई है वो काफ़ी सरप्राइजिंगली हाई आई है। वॉल्यूम भले नहीं, पर प्रॉफिट्स हैं वो सब कम नीचे से ऊपर सब कंपनीज के बहुत बढ़ गए हैं। तो इस हिसाब से पीएन गार्डगिल ज्वेलर्स का हमारा था और अब मैं इसमें पर्सनली इन्वेस्टेड भी हूँ। पर मैं कोई हूँ मैं तो फॉर अ रीज़न, तो मेरे पास तो ये पड़ा हुआ है, पर अगर डिस्क्लेमर का है तो अगर आपको पसंद आया आप लोगे, नहीं पसंद आया आप नहीं लोगे, उससे मैं बोलने से बाय और सेल रिकमेंडेशन उतना कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। पर अगर आप देखें तो पीएन गार्डगिल के बारे में आप ज़रूर पढ़ लें, आप उसके बारे में ज़रूर देख सकते हैं और उसके पीयर्स कंपैरिजन है वो भी अच्छा कर रहे हैं। आप कल्याण को देखें, तनिष्क को देखें, वो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। सेनको गोल्ड के रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आए, बट रेस में बना हुआ है एक किस्म से सेनको गोल्ड। फिर कई है, थंगा माइल आप देखेंगे, पीसी ज्वेलर्स आप देखेंगे, तो काफ़ी एक इसमें काफ़ी प्लेयर्स हैं जो कि लिस्टेड हैं। साउथ में अराउंड 40% का कंजम्पशन है, तो वहाँ के बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं। तो उस हिसाब से आप इस सेक्टर को देख सकते हैं। तो थैंक यू सो वेरी मच। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए आप ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर आप जस्ट आपके फीड में ये वीडियो आ गया है और आप
देख रहे हैं तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें इस चैनल को। और हम डेली आते हैं और पूरे ग्लोबल न्यूज़ की बात करते हैं, तभी एक सेंस बन पाता है कि इंडियन मार्केट में क्या हो रहा है, या उसी हिसाब से हम थोड़ा, अगर आप यूएस में इन्वेस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या चाइनीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। पर अगर आप एक ग्लोबल, हम आपको यहाँ पे 5 मिनट या 10 मिनट में स्नैपशॉट में आपको दे देते हैं कि क्या हो रहा है दुनिया भर में, और कहाँ से पैसा क्या फ्लो हो रहा है, कैसा इन्फ्लो हो रहा है, तो आप उस हिसाब से एक सेंस बना पाते हैं कि दुनिया भर में क्या हो रहा है। तो इंडियन मार्केट से हम क्या एक एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं और कब एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हैं। सो उस हिसाब से आप हमें देख सकते हैं इस चैनल को। सो थैंक यू सो वेरी मच। हम कल मिलते हैं दोबारा।